50 से ज्यादा गैलेक्सीज मिलकर एक लोकल ग्रुप फॉर्म करती है। 100 लोकल ग्रुप्स मिलकर बनता है एक ऐसी चीज दूसरी गैलेक्सीज को खींच रही है। यूनिवर्स में मौजूद सभी स्टार्स बुझना शुरू करेगा। सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट से हटकर छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा। क्या यूनिवर्स में ऐसी कोई सीमा है जिसे हम क्रॉस नहीं कर सकते? क्या ऐसी भी जगह है जहां हम लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं पहुंच सकते? ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है। यहाँ तक कि आज के साईफाई टेक्नोलॉजी से भी हम एक हद तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में सवाल निकल कर आता है कि आखिर हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है और हम इसमें कितने दूर तक पहुँच सकते हैं? हमारे मिल्की वे गैलेक्सी जहाँ लगभग 10,000 करोड़ से भी ज्यादा स्टार्स है, इसका डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर है। यानी लाइट 1 लाख सालों में जितना दूर तक ट्रेवल कर सकता है उतने ही डिस्टेंस में फैला है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। अब मिल्की वे का सबसे करीबी एंड्रोमेडा गैलेक्सी और लगभग 50 से ज्यादा गैलेक्सीज मिलकर एक लोकल ग्रुप फॉर्म करती है जिसका डायमीटर 1 करोड़ लाइट ईयर है। और ऐसे ही 100 लोकल ग्रुप्स मिलकर बनता है लैनिकिया सुपर क्लस्टर जिसका डायमीटर 50 करोड़ लाइट ईयर है। ऐसे ही 1 करोड़ सुपर क्लस्टर्स मिलकर बनता है द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसमें लगभग 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज है और इसका टोटल डायमीटर 9300 करोड़ लाइट ईयर है। लेकिन ये तो है सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स का वो हिस्सा जहाँ तक इंसान जा पाया है। इसके अलावा अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी की माने तो ये अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल के कंपैरिजन में 150 ट्रिलियन गुना बड़ा हो सकता है, जिस नंबर में कुछ इतने जीरोस आते हैं। साल 1977 में नासा द्वारा वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब को लॉन्च किया गया जो 61,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज इंटरस्टेलर स्पेस को क्रॉस कर चुका है। लेकिन 46 इयर्स बीत जाने के बाद भी ये धरती से सिर्फ 22 लाइट ईयर्स नहीं बल्कि आवर्स की दूरी तक ही पहुंच पाया है। इसका मतलब ये धरती से सिर्फ उतनी ही दूरी पर है जहां तक लाइट को पहुंचने में सिर्फ 22 घंटे का समय लगेगा। और इसी रफ्तार से अगर वॉयेजर 1 स्पेस में ट्रेवल करता रहा तो आने वाले 33,000 सालों में भी ये हमारे मिल्की वे तक को क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर हम पकड़ के चले कि फ्यूचर में हम टाइप 3 सिविलाइजेशन बन जाएंगे और अपने एडवांस फिजिक्स के दम पर इंटरस्टेलर ट्रेवल कर पाएंगे, उस केस में भी हम सिर्फ लोकल ग्रुप तक ही पहुंच पाएंगे जो टोटल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के डिस्टेंस का सिर्फ इतना % ही है। यहाँ तक कि अगर हम लाइट के स्पीड से भी ट्रेवल करें तब भी हम इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की ऑलमोस्ट 94% गैलेक्सीज तक कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स खुद लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से एक्सपेंड हो रहा है। अब किसी चीज का अगर जन्म हो तो उसका मरना तो तय है, तो क्या ये इतना विशाल यूनिवर्स कभी खत्म भी हो सकता है? और अगर ये खत्म हो जाए तो ऐसे में यूनिवर्स के अंदर बचेगा क्या? जैसा कि हमने पहले बताया, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें 10,000 करोड़ से भी ज्यादा स्टार्स है। तो क्या लगता है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में हर साल कितने नए स्टार्स पैदा होते होंगे? आपको लगेगा शायद कुछ हजार होते होंगे या फिर ज्यादा से ज्यादा 2-3 लाख होंगे, लेकिन सच तो ये है कि हमारे गैलेक्सी में हर साल सिर्फ 3 नए सितारे जन्म लेते हैं, क्योंकि हमारे यूनिवर्स के लगभग 95% स्टार्स पहले ही पैदा हो चुके हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी अब बूढ़ा या कहीं उसकी उम्र हो चुकी है। हम एक ऐसे फेज में है जब स्टार फॉर्मेशन अपने एंड की तरफ जा रहा है और जैसे जैसे ये न्यू स्टार फॉर्मेशन स्लो होगा ठीक वैसे ही हमारी गैलेक्सी और बाकी यूनिवर्स के अंत की शुरुआत हो जाएगी। जहाँ तक बात यूनिवर्स के खत्म होने की है तो इसके टोटल 3 पॉसिबिलिटीज है, जो कि है हीट डेथ, द बिग रिप और द बिग क्रंच। तो सबसे पहले बात करते हैं हीट डेथ की। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ कहता है कि कुदरत चाहती है कि सभी चीजों का तापमान एक हो जाए। मतलब अगर हम गर्म पानी को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दे तब उसका तापमान रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। जहाँ पर हमारे सूरज का तापमान आज करीब 5500 डिग्री सेल्सियस है, तो वही हमारे मेजॉरिटी यूनिवर्स का तापमान -270 डिग्री सेल्सियस है। और थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सूरज भी समय के साथ ठंडा हो जाएगा। हमारा सूरज अगले 700 करोड़ सालों तक जलते हुए अचानक से बुझ जाएगा, जिससे हमारे सोलर सिस्टम का सारा तापमान एक हो जाएगा। और सिर्फ हमारा सूरज ही नहीं बल्कि यूनिवर्स में मौजूद सभी स्टार्स एक एक करके बुझना शुरू करेगा और करीब 1 लाख करोड़ सालों में यूनिवर्स के कुछ आखिरी स्टार्स भी खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ डार्क एनर्जी और ब्लैक होल्स ही बचेंगे, जिनके भाप बनने के बाद यूनिवर्स में अंधेरा और ठंड के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। अब यूनिवर्स के खत्म होने का अगला प्रोसेस द बिग रिप। आज हमारे पास सबूत है कि हमारा यूनिवर्स 360 डिग्री यानी सभी डायरेक्शन में फैल रहा है और इसके एक्सपैंड होने की रफ्तार भी लगातार बढ़ती जा रही है। एग्जाम्पल के लिए ये है मिल्की वे गैलेक्सी और ये है 2 दूसरे गैलेक्सीज, और ये जो फैल रहा है ये अपने बीच के खाली जगह में फैल रहा है। लेकिन हमारा गैलेक्सी जो खुद ब्रह्मांड का हिस्सा होने के बावजूद फैल क्यों नहीं रहा? तो इसके पीछे का मेन कारण
ग्रेविटी है, क्योंकि यूनिवर्स में जिस चीज का जितना ज्यादा मास होता है उसकी ग्रेविटी भी उतनी ज्यादा होती है। फिलहाल तो हमारी गैलेक्सी की ग्रेविटी हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंड होने की रफ्तार से ज्यादा है और यही कारण है कि हमारी गैलेक्सी खुद एक्सपेंड नहीं हो रहा है। लेकिन अगले 2000 करोड़ सालों में यूनिवर्स के एक्सपेंड होने की रफ्तार ग्रेविटी से तेज हो जाएगा। तब ये फैलाव हर वजन वाली चीजों को चीर फाड़ना शुरू कर देगा। इनफैक्ट एक एटम के पार्टिकल को भी नष्ट कर देगा और हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स एक के बाद एक अपने ऑर्बिट से हटकर छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा। अब यूनिवर्स के खत्म होने की जो तीसरी पॉसिबिलिटीज है वो है द बिग क्रंच एंड द बिग बाउंस। एस्ट्रोफिजिक्स की माने तो हमारे यूनिवर्स एक साइक्लिक प्रोसेस में है, जिसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स के एंड के साथ ही एक नए यूनिवर्स की शुरुआत हो जाती है। दरअसल जब से बिग बैंग हुआ तभी से हमारा यूनिवर्स एक सिंगुलरिटी से लगातार एक्सपेंड हो रहा है। आने वाले कुछ करोड़ सालों में हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंड होना रुक जाएगा और फिर ग्रेविटी अपनी पूरी मनमानी दिखाते हुए इस यूनिवर्स में मौजूद सभी गैलेक्सीज को एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करेगी और आपस में टकराकर सिंगुलरिटी बन जाएगी। इसके बाद इनमें एक बहुत बड़ा धमाका होगा जिसे हम सभी बिग बैंग के नाम से जानते हैं और फिर से नए यूनिवर्स जन्म लेंगे जो अपने रफ्तार से फैलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। ये पूरा प्रोसेस एक साइकिल की तरह चलता जाएगा। तो इसके अलावा भी दो और पॉसिबिलिटीज है जिससे यूनिवर्स खत्म हो सकता है, जिनमें से पहला है द ग्रेट अट्रैक्टर। इंटरगैलेक्टिक स्पेस की गहराइयों में एक ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है जो न सिर्फ हमें बल्कि हमारे करीब मौजूद दूसरी गैलेक्सीज को खींच रही है। इसे हमें ग्रेविटेशनल एनोमली भी कह सकते हैं, जो पूरे 30 करोड़ लाइट ईयर के डायमीटर में फैला है और इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये लैनिकिया सुपर क्लस्टर का ग्रेविटेशनल सेंटर है। इसका मास एक के पीछे 15 जीरोस यानी 1 लाख करोड़ सूरज की जितनी है। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक ये स्पेस का एक ऐसा रीजन है जो सिर्फ और सिर्फ डार्क एनर्जी से भरा है, जबकि कुछ का ये भी मानना है कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक मैसिव ब्लैक होल है। खैर कोई नहीं जानता कि आखिर ग्रेट अट्रैक्टर असल में है क्या, पर एक बात तो पक्की है कि हम सब धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हमारा यूनिवर्स ये ग्रेट अट्रैक्टर से बच भी गया तो इससे नहीं बच पाएगा, जो कि है द वैक्यूम डिके। ये यूनिवर्स का एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव या खुद को ही खत्म करने के बटन की तरह है, जिसमें तबाही लाइट की स्पीड के साथ आएगी और देखते ही देखते सब कुछ तबाह कर देगा। अब ये पॉसिबल कैसे होगा? वेल, इसको समझने के लिए हमें पहले हिग्स फील्ड को समझना होगा। अगर सिंपल वर्ड्स में कहे तो हिग्स फील्ड एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी एनर्जी पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है और ये यूनिवर्स के हर छोटे से छोटे मास के लिए जिम्मेदार है। अब फिजिक्स में लॉस के अनुसार यूनिवर्स में हर चीज स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। अब ये सवाल आता है कि जब हिग पार्टिकल हर जगह पर मौजूद है तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा, और ये इनविजिबल पार्टिकल हर समय कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि जो जितना कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो उतनी ही ज्यादा स्टेबल रहेगा। अगर हमारे यूनिवर्स को देखा जाए तो ये एक वैक्यूम है और इसमें हर एक पार्टिकल वैक्यूम में है और ये वैक्यूम दो तरह के है, एक है फॉल्स वैक्यूम और एक है ट्रू वैक्यूम। फॉल्स वैक्यूम एक ऐसा स्टेट है जिसमें कोई चीज स्टेबल तो रहता है मगर वो अल्टीमेट लेवल पर स्टेबल नहीं होता, लेकिन अगर वो चीज ट्रू वैक्यूम में है तो उसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो ये हिग्स फील्ड फिलहाल फॉल्स वैक्यूम में है, जो अभी के लिए तो स्टेबल है, लेकिन ये और भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है अगर ये ट्रू वैक्यूम में चला जाए। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पकड़ लीजिए ये बॉल हिग्स फील्ड है और ये इस ढलान के बम्प में अटक चुका है, तो इसको फॉल्स वैक्यूम कहा जाएगा। यहाँ पर ये स्टेबल तो है लेकिन इससे भी ज्यादा नीचे जा सकता है और ज्यादा स्टेबल हो सकता है, तो ज्यादा स्टेबल वाले कंडीशन को ट्रू वैक्यूम कहा जाएगा। लेकिन अगर कोई बाहर से आने वाला एनर्जी या फिर कोई क्वांटम टनल इस हिग्स फील्ड को हिला देता है तो ये यूनिवर्स के रूल्स के हिसाब से और भी ज्यादा स्टेबल होने की कोशिश में ट्रू वैक्यूम में चला जाएगा और तभी एक वैक्यूम बबल क्रिएट होगा और लाइट की स्पीड से सारे यूनिवर्स को निगल लेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हिग्स फील्ड यूनिवर्स के हर एक कोने में मौजूद है। ये बबल पूरे यूनिवर्स से बना हुआ होगा जो इसके सामने आने वाले हर एक चीज को खत्म कर देगा, जो फिजिक्स के लॉस को ही बदल डालेगा और कोई न्यू लॉस यूनिवर्स को क्रिएट करेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्स का अंत तो निश्चित है, फिर चाहे उसका तरीका कोई भी हो, लेकिन अभी भी हमारे पास समय है कि हम खुद को एक मोर एडवांस सिविलाइजेशन में बदल सके और यूनिवर्स के बारे में नई नई बातें जान सके। तो इस वीडियो में हम 5000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, देखते हैं पूरा होता है कि नहीं। और इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।